गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ कैन वी प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो हम लोग देखते हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। तो कोलॉइडल सिस्टम हैज़ टू फेस, डिस्पर्सल फेस एंड डिस्पर्सल मीडियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका डिस्पर्स फेस और एक होता है आपका डिस्पर्स मीडियम। Colloidal solution, each particle contain within its boundary surface which separate it from the dispersed medium। और यहाँ पर जो dispersed फेस की जो पार्टिकल होते हैं वो एक सरफेस बाउंड्री तक लिमिट रहते हैं, जिससे वो एक प्रकार की डिस्पर्स मीडियम से एक सेपरेट बाउंड्री बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। नंबर 2 हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ड्यू टू हाई एवरेज ऑफ मॉलिकुलर मासेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल दे हैव वेरी लो मोल फ्रैक्शन इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उनके मॉलिकुलर मासेस का जो एवरेज होता है वो काफ़ी अधिक होता है, इस कारण उनकी जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो काफ़ी कम होता है। इस कारण उनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, जिस कारण उनका जो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे आपकी लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर हो चाहे आपका एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट हो, काफ़ी कम होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिल्ट्रेबिलिटी। ये थर्ड है आपका property. The size of the colloidal particle is less than the pore of the filter papers, hence therefore they easily pass through the filter paper, and colloidal particle however cannot pass through the parchment paper or animal parchment membrane or ultrafilter। तो जो आपका फ़िल्टर पेपर होता है, फ़िल्टर पेपर की जो साइज़ होता है होल्स का, तो उससे काफ़ी छोटा साइज़ होता है कोलॉइडल पार्टिकल का, जिस कारण वे आसानी से फ़िल्टर पेपर के द्वारा छान लिए जाते हैं, फ़िल्टर कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये फ़िल्ट्रेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम वही बात करें कि फ़िल्टर पेपर को अगर हम parchment पेपर या फिर किसी एनिमल मेम्ब्रेन या फिर अल्ट्रा फिल्टर के द्वारा अगर पास करते हैं तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज़ होता है उनसे जो अल्ट्रा फिल्टर वगैरह होता है उनके साइज़ से काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ़िल्टर पेपर की, तो फ़िल्टर पेपर से हम लोग आसानी से इसको पास कर सकते हैं, अर्थात इसकी फिल्ट्रेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम देखें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी टिंडल इफ़ेक्ट की। तो टिंडल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रॉपर्टी की डिस्कवरी की थी, इसी कारण उनके नाम पर हम लोग इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। टिंडल इन 1869 ऑब्जर्व दैट इफ़ अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क रूम, अ पार्ट ऑफ द बीम get illuminated by the bluish light. This effect was first observed by the Faraday and later studied by the Tyndall in the Tyndall, and it is called Tyndall effect। तो अगर हम किसी भी अंधेरे कमरे में अगर हम कोई एक बर्तन लें जिसमें कि एक आपका ट्रांसपेरेंट बर्तन है, कांच का बर्तन है, इसमें हम लोग कोई भी लिक्विड है, तो हम अगर इसमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट अगर हम लोग पास करते हैं, तो यहाँ पर हमको ये जो हिस्सा है वो एक ब्लू कलर का एक बीम दिखाई देता है, ब्लू कलर का। और ये जो इफ़ेक्ट होता है इसको हम लोग टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। चूँकि इसका जो सबसे पहले जो स्टडी की थी आपके फेराडे ने सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व किया था, लेकिन इस इफ़ेक्ट को जो ब्रीफली एक्सप्लेन किया था आपके टिंडल ने, इसलिए इस कारण इस इफ़ेक्ट का नाम हम टिंडल इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। द इल्यूमिनेटिंग पार्ट ऑफ द बीम इज़ कॉल्ड टिंडल कोन, और जो चमकदार हिस्सा होता है जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन में दिखाई देता है उसको हम कोलॉइडल कोन कहते हैं।
The phenomenon is due to the scattering of light by the colloidal particle in the all direction. और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, जो एक लाइट का एक फिनोमेना होता है, लाइट की जो एक प्रॉपर्टी होती है स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो कि आपके कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा प्रत्येक दिशा में होती है के कारण ये होता है। तो फिर से हम लोग समझेंगे कि जो टिंडल इफ़ेक्ट है, टिंडल इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है जिसमें हम लोग किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम डार्क रूम में रख देते हैं और डार्क रूम में रखने के बाद अगर हम उससे लाइट पास करते हैं, एक चमकदार लाइट पास करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक चमकदार लाइट का एक प्रकार से ब्लू लाइट का हम लोगों को ब्लू लाइट का यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक इल्यूमिनेटिंग पाथ दिखेगा। इस प्रॉपर्टी को हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व की थी, लेकिन इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे टिंडल। तो इस कारण इस इफ़ेक्ट को हम उन्हीं के नाम पर टिंडल इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो फिनोमेना है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेस के ऊपर है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो कोलाइडल पार्टिकल के कारण चारों तरफ जो होता है वो प्रत्येक डायरेक्शन में होता है। आगे हम लोग देखते हैं टिंडल इफेक्ट इन कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डस्ट पार्टिकल व्हेन बीम ऑफ लाइट इन टू द डार्क रूम एंड थ्रू अ स्लिट। द फिनोमेना कैन ऑल्सो बी noticed in the cinema hall during the projection of the pictures of the beam scattering of the light by the dust and smoke particle present in there। तो हम लोग ये काफ़ी अपने दैनिक जीवन में भी टिंडल इफ़ेक्ट को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर सपोज़ कीजिए कि कोई भी एक रूम है, कोई भी अगर रूम है, रूम की कहीं स्लिट किसी रोशनदान से अगर सपोज़ कीजिए कोई बीम ऑफ लाइट आती है, तो यहाँ पर अगर बीम ऑफ लाइट आती है तो बीम ऑफ लाइट आती है तो वहाँ पर एक इल्यूमिनेटिंग पाथ होता है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ पर एक रैंडम मोशन करते हैं। और इस फिनोमेनन को हम सिनेमा हॉल के अंतर्गत भी देख सकते हैं। जब सिनेमा हॉल में हम लोग बैठते हैं तो जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन की जो लाइट होती है जो पर्दे पर पड़ती है, वहाँ पर भी हमें कुछ ऐसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई देती है जो कि आपके मॉलिक्यूल्स के द्वारा होती है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। टिंडल इफ़ेक्ट को समझने के लिए हम लोगों को ये कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। नंबर 1, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो अगर हम बात करें तो जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो डायमीटर है वो आपकी लाइट की वेवलेंथ की से कम नहीं होनी चाहिए। तो फिर से देखते हैं, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पर्सन शुड नॉट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ, ये कंडीशन है। अगर हम टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो धूल मिट्टी के जो कण हैं, उनकी जो पार्टिकल की जो वेवलेंथ है, वो जो डायमीटर है वो आपकी लाइट की वेवलेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है द रिफ्रैक्टिव इंड्यूस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम शुड बी लार्जली डिफरेंट। जो डिफरेंट इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है लाइट की, वो आपकी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम में बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम की जो लाइट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उनके में काफ़ी अंतर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं विजिबिलिटी। Colloidal particles are too small to be seen with the naked eye, so there however scattering of the light because visible bright spot, disk of light and dark background when viewed through an ultra microscope. Zsigmondy devised this microscope and principle on the scattering of the light। तो अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो चूंकि ये जो पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, इनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, जिस कारण हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते। फिर भी जो
स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है मॉलिक्यूल्स के कारण, उसके कारण हमें कुछ ब्राइट स्पॉट, डिस्क ऑफ लाइट आदि हमें दिखाई देती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा। और जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी 1903 में जिगमोंडी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो अगर हम बात करें विजिबिलिटी की, तो हम लोग कुल मिला के जो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं। इस कारण हम अपनी नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते हैं। नेकेड आइज से नहीं देखने के कारण हम लोग इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। और जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हमको ये एक वाइट स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है ब्राउनियन मूवमेंट। बहुत एग्ज़ाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ब्राउनियन। तो ये आपके रॉबर्ट ब्राउन बच्चे जानते होंगे, काफ़ी फेमस बायोलॉजिस्ट भी थे। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन अ बॉटनिसिस्ट डिस्कवर इन 1827 दैट पॉलन ग्रेन्स प्लेस in the water do not remain at rest but move about continuously in randomly। तो रॉबर्ट ब्राउन काफ़ी प्रसिद्ध बॉटनिसिस्ट हैं। तो इन्होंने एक प्रयोग किया कि प्रयोग में उन्होंने एक वाटर कंटेनर लिया। वाटर कंटेनर में उन्होंने वाटर भर लिया और भरने के बाद में इसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स मिला दिए। पॉलन ग्रेन्स मिलाने के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने देखा कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपके एक रेस्ट में नहीं रहते हैं, एक स्थायी अवस्था में नहीं रहते हैं, बल्कि वे लगातार जिगजैग रूप में मोशन करते रहते हैं। वे टेढ़ी मेढ़ी गति से मोशन करते रहते हैं और उन्होंने इस मोशन को ही ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया। जिस प्रकार से ये पॉलन ग्रेन्स मूवमेंट करते हैं उसी मोशन को उन्होंने रैंडम मोशन या रैंडम मूवमेंट नाम दिया। लेटर ऑन दिस फिनोमिनन वाज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ कोलाइड पार्टिकल व्हेन दे वर सीन अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद ये जो फिनोमिनन था वो आपका कोलाइडल पार्टिकल में भी देखा गया अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो पार्टिकल वाज सीन इन कंसिस्ट ऑफ मोशन जिगजैग पाथ। इस प्रकार से जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रकार से जिगजैग वे में मोशन करते हैं और यही जो मोशन है इसी मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो movement of the collider particle in the zigzag motion is known as Brownian movement, and this phenomenon was discovered by the great botanist Sir Robert Brown in 1827। तो आगे हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का महत्व क्या है, क्या महत्व है? तो ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सीजलेस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल एज पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। तो ब्राउनियन मोशन जो है वो एक प्रकार से काइनेटिक जो थ्योरी है उसके अनुसार जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए बहुत बढ़िया साधन है। तो ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सीजलेस मोशन molecules of postulate by the kinetic theory. Number 2, it counters the force of gravity acting on the colloidal particle and hence help in the providing stability of the colloidal solid। तो इस प्रकार से ये ग्रेविटी के जो एक्शन है उसको भी काउंटर करता है और कोलाइडल पार्टिकल किस प्रकार से स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं और कोलाइडल सॉल्व बनते हैं, तो इस बात को भी ये एक्सप्लेन करता है। डिफ्यूज़न colloidal particle like a solute particle diffuse from the region of higher concentration to lower concentration. However, because of their bigger size, colloidal particles move slowly and hence diffuse at the
स्लोअर लेट। जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न कह सकते हैं कि आपके सॉलिड पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, अर्थात ये कोलाइड पार्टिकल जो होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि कोलाइड पार्टिकल का साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है, इस कारण जो डिफ्यूज़न की रेट जो होती है वो काफ़ी कम होती है और ये स्लोली मूव कर पाते हैं। अब सेडिमेंटेशन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी सॉल्ट पार्टिकल टेंड्स टू सेटल डाउन वेरी स्लोली। सेडिमेंटेशन मतलब जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल का तह पर बैठ जाना या सेटल हो जाना। तो ये ग्रेविटी के कारण इसके जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं वे धीरे धीरे नीचे बैठने का, सेटल डाउन होने का प्रयास करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। दिस रेट ऑफ सेटल डाउन और सेडिमेंटेशन कैन बी एक्सेलरेटेड बाय द यूजिंग हाई स्पीड ऑफ कंट्रीब्यूटेड कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेज। तो इस प्रकार से इस प्रवृत्ति को हम सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगीज की सहायता से हम बढ़ा भी सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन अ कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइड पार्टिकल इज़ ऑलवेज कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रिक चार्ज पजेस करते हैं। द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज सेम ऑन ऑल पार्टिकल एंड गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन। और किसी भी दिए हुए कोलाइड में इन पार्टिकल को जो साइज, जो चार्ज होता है वो हमेशा सेम होता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो साइज, वो चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जितने भी कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स के जो पास कोई ना कोई चार्ज होता है और एक गिवन किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो एक समान होता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सम कॉमन पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स आर गिवन बिलो। कुछ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो आयन हैं वो दिए गए हैं। हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, आपका क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, आपका टिन ऑक्साइड का, टेलेनियम ऑक्साइड का आपका सॉल्ट है और डाइज लाइक मेथाइलिडिन एंड हीमोग्लोबिन। ये सब जितने भी हमने सॉल्ट के एग्जांपल दिए हैं, ये सब जो सॉल्ट हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें निगेटिवली पार्ट, तो ये आपका आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, एंटीमनी और कैडमियम सल्फाइड, मेटल सॉल्ट लाइक कॉपर, ऑरम, गोल्ड, प्लेटिनम, अर्जेंटम, सिल्वर एसेट्रा, एंड एसिड डाइज लाइक कॉन्गो रेड, स्टार्च, क्ले, सिलिका लेड। ये सब जितने भी आपके पार्टिकल होते हैं, जितने भी कोलाइड पार्टिकल होते हैं जिनका अभी हमने नाम लिया है, वो सब आपके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ से एक बात निकलती है कि जो आपके कोलाइड पार्टिकल होते हैं, कोलाइड पार्टिकल पर निश्चित रूप से आवेश होता है, चाहे और किसी भी गिवन कोलाइड सॉल्यूशन के लिए जो होता है वो सेम होता है। और यहाँ पर जो चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो दे रखे हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज हैं वो भी दे रखे हैं आपके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनके पास विपरीत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड कैरी सेम टाइप ऑफ चार्ज। जो पार्टिकल होते हैं किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन के, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और हमेशा उन पर एक समान चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, पहले सुन चुके हैं। द डिस्पर्सन मीडियम हैज़ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मेकिंग टू द सिस्टम न्यूट्रल एज अ होल। और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसमें आपका इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, जो कि पूरे सिस्टम को न्यूट्रल रखने का, जो आपकी पूरे सिस्टम की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए काम करता है।
Due to the similar nature of the charge carried out by the particle, they repel each other and do not combine to form bigger particle. और एक दूसरे के समान चार्ज होने के कारण जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे एक दूसरे को सेम चार्ज होने के कारण अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने के कारण ये जो पार्टिकल होते हैं आपस में कंबाइन करके बिगर मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दैट इज़ वाई सॉल इज स्टेबल एंड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। इसी कारण जो जो सॉल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो स्टेबल होते हैं और वो ज़मीन जो बॉटम होता है बॉटम पर सेटल डाउन नहीं होते हैं। आर्सेनियस, सल्फाइड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम पार्टिकल, दे आर रेस्पेक्टिव कोलाइड सॉल्ट्स आर नेगेटिवली चार्ज, वाइल पार्टिकल फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर द पॉजिटिव चार्ज। तो हम अभी बता चुके हैं आर्सेनिक, सल्फाइड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम पार्टिकल, ये सब जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर पॉजिटिवली चार्ज। द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज शोन बाय द फिनोमिनन ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के द्वारा देख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडेड पार्टिकल आइदर टुवर्ड्स द एनोड और कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होती है, इसमें आपके कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट चाहे आपका कैथोड या फिर एनोड की तरफ होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। द एपरेटस यूज फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ दिस। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसका जो मूवमेंट होता है या तो कैथोड या एनोड की तरफ होता है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये है। मैं इस कारण में फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हम लोग जानते हैं कि जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है, कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, और एक समान उनके ऊपर चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव होता है चाहे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो डिस्पर्स मीडियम होता है, डिस्पर्स मीडियम में इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, जो कि सिस्टम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के काम करता है। अब समान चार्ज होने के कारण जो पार्टिकल होते हैं, जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये आपके सपोज कीजिए कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं करते बल्कि रिपल्सन करते हैं, और रिपल्सन करने के कारण ये एक दूसरे से मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। ये आपस में इनका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ये ज़मीन पर या जो बॉटम होता है बर्तन, उस पर सेटल डाउन नहीं हो सकते। हम लोग जानते हैं कि आर्सेनिक, सल्फाइड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम पार्टिकल, ये सब जो पार्टिकल कोलाइड सॉल्व होते हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और आपका फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और ये इनके चार्ज की उपस्थिति का जो हम प्रमाणित रूप से इनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के द्वारा लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस होती है, इनमें कोलाइडेड पार्टिकल अपने एनोड या कैथोड जो सिरे होते हैं उनकी तरफ मूवमेंट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उम्मीद है बच्चों को आज ये कोलाइड पार्टिकल्स की जो हमने जो प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी बच्चों को समझ में आई होंगी, काफ़ी अच्छी है। आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपका टिंडल इफेक्ट और आपका ब्राउनियन मूवमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, तो पूछे भी जाती है। तो इस प्रकार से आज बच्चों हमने देखा कि जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं, कोलाइड पार्टिकल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और
उनका क्या महत्व होता है। तो चलिए आज की वीडियो में आप इतना ही। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर किसी प्रकार के कोई टॉपिक को या किसी भी को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो कमेंट करें, जिससे मैं और उनकी परेशानी को दूर कर पाऊँगा। थैंक यू।